नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे जम्मू में चल रही स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की, पीओके के भारत में वापस आने की बलवती होती मांग की, भारत कनाडा के रिश्तों की, रूस यूक्रेन युद्ध की, अफ्रीकन यूनियन की और भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बनने वाले आर्थिक गलियारे की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री GS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला प्रश्न जम्मू कश्मीर से ही लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। जम्मू में ही नॉर्थ टेक सिंपोजियम में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीओके के लोगों की ओर से भारत में विलय की मांग भी तेज होती जा रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? और इसमें मैं एक ताज़ा घटना अनंतनाग की ओर जोड़ना चाहूँगा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान के पास कुछ पैसा आया है तो उसने फिर से पेट भरते के साथ ही आतंकवाद को फिर से फैलाना शुरू कर दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये तो काफ़ी पहले से मांग उठ रही है, आज से नहीं, मतलब सदियों से जी। और हम इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा है जी। कि चीन जो है, चूँकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ा लिया था बॉर्डर पर और ख़ास करके तिब्बत में जी, और वो जो है इसका फ़ायदा उठा करके आगे आता रहा और LAC के ऊपर तक पहुंच गया। और हमको पता ही है 2020 में क्या हुआ, इससे पहले भी क्या होता रहा है। 62 की तो बात करना बेकार है लेकिन लेसन लर्न करना उससे वो ज़रूरी था, जो हम शायद नहीं किए। और इसलिए मैं कहता हूँ अब वो बात करने से फ़ायदा नहीं, अब तो हमें आगे की सोचना है जी। और जो चीज़ हो गई है वो नहीं हो, और जैसे लग रहा है वो होगा नहीं। लेकिन एक चीज़ देखिए, चीन ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर का कि आप समझिए कि उसने तकरीबन, खासकर तिब्बत लीजिए, तिब्बत हम सोचते थे कि पहले मुझे याद है जब वॉर गेमिंग या कुछ होता था तो कहा जाता था सिक्किम साइड में कि तिब्बत को महीनों लग जाएंगे, 3 महीने या उससे ऊपर लग जाएगा अगर कोई वो ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहेगा तो अपने ट्रुप्स, सामान, इक्विपमेंट मोबिलाइज करने के लिए जी। और अब देखिए उसने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया, रेल रोड नेटवर्क और वो एयरफील्ड्स वगैरह बना करके अब उसको कुछ ही दिन, क्या मैं कहूँगा घंटों में मोबिलाइज कर सकता है काफ़ी कुछ जी। बाकी तो धीरे धीरे कर लेगा जी। तो वो चीज़ इतनी आगे आ गई और हम लोग जो है काफ़ी पीछे रह गए ये देखते हुए भी जी। वो सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा कि हमारे लिए एक हमने गलती की हो। अब देखिए उसने 36 एयरफील्ड जो है कम से कम ये तिब्बत से लेकर के अरुणाचल तक जी। उस इलाके में बना लिए हैं उसने जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़, ये मतलब बनाए हैं, कुछ को अपग्रेड किया है, कुछ एयरफील्ड्स बनाए हैं, कुछ उसने हेलीपैड्स बनाए हैं, लेकिन ये सब जितने हैं टूरिस्ट के लिए तो बनाए नहीं है जी, वो सारी सामरिक दृष्टि से ही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए डेवलप हुआ है। और उसने यही नहीं, एक बार पहले हम लोगों ने बात किया था कि वो उसने पहाड़ों के बीच में जहाँ जगह मिली है वहाँ सिलोज बनाए हैं, जहाँ मिसाइल्स के लिए अपने रक्षा उपकरण जो हैं उनको वहाँ वो रख सकता है जी। अपने जो उसके ट्रुप्स हैं, जो कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इंक्लूडिंग अर्ली वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स वगैरह, वो सब उसने जो है सारे वहाँ एक तरह से मैं कहूँगा जमा कर रखे हैं जी। तो ये चीज़ें देखते हुए भी अगर हम दरकिनारा करेंगे, और ये है किस लिए, बेसिकली तो हमारे अगेंस्ट है और तो कोई है ही नहीं है उसको वहाँ चुनौती देने वाला जी। तो ये जो चीज़ें थी, इसके अलावा आप देखिए उसने उसकी रोड देखिए आप, जो G295 रोड की बात कर रहे हैं, जो हाईवे वो बना रहा है, तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबी है और उसने 2013 में ही उसकी कॉन्सेप्ट शुरू कर दी थी जी। और ये जो पूरी की पूरी है, इसका अलाइनमेंट तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर LAC के साथ है। तो आप सोचिए कितना नज़दीक हो आ जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी काम हो रखा है और 2030 तक ये उसका पूरा हो जाएगा कंप्लीट टोटली। और ये बहुत बड़ा हाईवे है जो कि शिंगजियांग से तिब्बत तक, समझ लीजिए कि मतलब मेन लैंड से पूरा उसने कवर कर लिया है जी। आगे तक।
तो ये जो है इतनी बड़ी चीज़ कर लेना, उसके अलावा और उसने कई और रोड्स बना रखी हैं बिल्कुल क्लोज, जो LAC के साथ साथ बन रखी हैं, तो वो हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। इसमें तो मतलब दोहराए है नहीं, और ये ऐसी चीज़ नहीं है आजकल की कोई छुपा के रखे जी। आप सेटेलाइट से लेकर के जितने हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उससे आज देख सकते हैं, पता लग जाता है। तो इसको देखने के बावजूद हम आंखें बंद करके रखे, तो मतलब इस पर जितना कम बोलें वही ठीक है। अभी देखिए, इसने मेन तो है कि एक तो मैंने ये बोला है हाईवे जो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा देगी जी। जो मेन है उसने एयरफील्ड्स बना ली जिसमें बड़े एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, वो फ़ायदा देंगे। और रेलवे लाइन जो उसकी बन रही है जी, यूनान से सीधा जो तिब्बत तक आएगी, आप सोचिए उससे कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा उसको जी, मेनलैंड से। तो उसको ज़रूरत नहीं है कि अपने सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन आगे ले आए, आगे ले आएगा तो नेचुरली इधर से नज़दीक होगा, सब देखते रहेंगे, हर एक्टिविटी पता होती रहेगी, वो भी वो छुपाना चाहेगा जी। और जब इतना नज़दीक पहुंच जाएगा रेलवेज, रोड्स, एयरफील्ड, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है जी अपना मोबिलाइजेशन करने में, आने में। तो ये जो चीज़ है वो एक जो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही चिंताजनक है हमारे लिए जी, क्योंकि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लैंड में अगर ज़मीन पर लड़ाई उसने अगर चीन किसी से करेगा जी, तो भारत ही है, और कोई है ही नहीं, बिल्कुल, और कहीं जाना ही नहीं है उसने हालांकि वेस्टर्न मिलिट्री रीजन बना रखा है, लेकिन वो किसी को भी मोबिलाइज करके ला सकता है। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ वो हम लोग बात करते हैं कि वेस्टर्न मिलिट्री रीजन उसका ये करेगा, इतने उसके पास ट्रुप्स हैं, बाकी हैं, बट ये समझना पड़ेगा कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद सिर्फ वेस्टर्न मिलिट्री रीजन नहीं, और भी ट्रुप्स अपने वो ला सकता है जी। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत जरूरी है। और सारा जैसे मैंने कहा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है किसके लिए, सामरिक रणनीति बना रहा है उसी लिए है, और कुछ इसमें है नहीं। और तिब्बत के अंदर ही समझिए कि उसने बना रखा है 2030 तक अभी 1400 किलोमीटर का नेटवर्क, रोड नेटवर्क है, जिसको वो बढ़ा करके 4000 किलोमीटर करने जा रहा है जी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगा, लेकिन जो अलाइनमेंट जो समझ में आ रही है वो मैक्सिमम तो यही है कि रणनीतिक है। तो हमको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको अपना ऐसे मुझे इन्फेंट्री, आर्मर, हेवी जो टैंक्स हैं, हेवी आर्टिलरी है, उसको लाने में बहुत कम समय लगेगा उसको जी। मिसाइल सीमेंट जो ऑन रेल मतलब मूव कर सकती हैं, वो भी आगे आ सकती हैं, वो भी फायर भी हो सकती हैं जी। तो हमको अपनी रणनीति अब इस हिसाब से सोचना पड़ेगा जी। और सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी देर जरूर हुई है इसमें, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से अभी जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो काफ़ी क्लोज आ गए हैं जी उसके रेंज में। अभी देखिए जो इसका सिगासे वाला जो उसका एयरफील्ड बनी है, वो जो है वहाँ से हमारा जो बरेली का पूरा एयरफोर्स और आर्मी मिलिट्री गैरिजन है वो सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है जी, जो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए फाइटर्स और बाकी उसमें जी। तो वो काफ़ी क्लोज, कुछ तो ऐसी जगह पर भी आ चुका है वो जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है LAC से। तो ये जो है इसका जवाब बहुत ज़रूरी था, जो कि जैसा आपने कहा कि हम कर रहे हैं, भारत कर रहा है। और ये पिछले मैं कहूँगा कि 2016-17 के बाद जो है जी, ये काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी कुछ हो रखा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। और ये सोचना पड़ेगा कि उन इलाकों में जहाँ पर की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जी, कहीं बहुत समय लगता है सब कुछ करने में, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेके हर एक चीज़ लेकर के जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस मामले में। और ये लग रहा है कि हम जो है, हालांकि आपने अगर देखा होगा कुछ ही दिन पहले राजनाथ सिंह जी के जाने से पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, डायरेक्टर DG BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला था कि हम निरंतर काम कर रहे हैं। हालांकि हम बिल्कुल चीन ने जैसा किया है उतना तुरंत नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम अग्रसर हैं उस पर। तो फैक्ट कि इस पर एक चल रहे हैं, आगे जरूर इसके ऊपर काम होगा। लेकिन मुश्किल सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ कि
वो जैसे ये पगांगसो है, उसके नज़दीक उसकी रोड पहुंच गई है, उसके पीछे तक जी। तो ऐसे करके वो काफ़ी बढ़ाता जा रहा है। और हम जो हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम पीछे हैं। तो हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अपनी डिप्लॉयमेंट्स और बाकी चीज़ें कैसे किस हिसाब से करेंगे जी। और हम माकूल जवाब उसको पहले रोकना और फिर उसको जवाब देना, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं। और ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोलना है। इनफैक्ट 2 स्टडी रिपोर्ट्स में देख रहा था, एक तो इसकी 2022 की अमेरिका की है, PLA कॉन्फ्रेंस एक होती है जो कि पेंटागन खुद ही उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसमें उन्होंने यही चीज़ बताई है। और एक चेथम करके है यूके का थिंक टैंक, उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि इसका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है और हमारे जो हैं उसकी तरफ से तो खैर है ही है। तो ये जो चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये देखिए कि अब हमारी तरफ से भी कमी नहीं है, हमारे भी एयरफील्ड्स काफ़ी बड़े हैं। हमने तकरीबन 1800 किलोमीटर की रोड बना ली है और रोड्स बन रही हैं जी। और उसमें जो हमारी एक समझिए जो फ्रंटियर हाईवे है वो एक अरुणाचल से लेकर के और हम कनेक्ट कर रहे हैं मेनलैंड में, नीचे तक गुवाहाटी तक आ रहे हैं। और सिला टनल बन रही है तवांग के साथ, तवांग और गुवाहाटी को कनेक्ट किया जा रहा है जी उसके थ्रू। तो ऐसी चीज़ें करके काफ़ी हमें भी फ़र्क पड़ेगा। रेलवे लाइन हमारी गुवाहाटी तक, गुवाहाटी वहाँ यहाँ मणिपुर तक हम ले जा रहे हैं। तो ऐसे करके डेमचौक और उसके पास समझिए हमने टोटल मिला करके भारत में भी तकरीबन 37 एयरफील्ड कम हेलीपैड्स बना रखे हैं जी। बना लिए हैं और कुछ ऑलरेडी बन रहे हैं। और लेटेस्ट आपने देखा कि हाईएस्ट एयरफील्ड बनी जो इनाग्रेट किए थे राजनाथ सिंह जी, 13,400 फीट की दूरी पर जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी हाइट पर बनाना और एयरक्राफ्ट ले आना बहुत बड़ी उसके लिए टेक्निक की जरूरत है, जिसका मतलब हम कॉम्पिटेंट हैं, हासिल कर लिए हैं मुकाम, तभी ये चीज़ हुई है। तो ये भी एक बड़ी बात है। और 3 जो मैं मेंशन करना चाहूँगा रेलवे लाइंस, देखिए एक तो 200 किलोमीटर की है जो कि भालुकपोंग से तवांग तक है, फिर 87 किलोमीटर सिलपासर से एलोंग तक और उपाल से पासीघाट 217 किलोमीटर की। ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे। हमारे भी लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट्स जो हैं हम काफ़ी हद तक आगे तक जा पाएंगे इसमें। दूसरा जो है ये चीन ने एक और किया था, आपने देखा होगा कि उसने जो है काफ़ी गांव जो हैं विलेजेस बना रखे हैं, बना दिए उन्होंने तवांग से अरुणाचल से लेकर के पूरा आगे तक। तो उन्होंने तो नए विलेजेस, नए गांव बनाए हैं बाकी चीज़ों को लेकर के। तो हमारी तरफ से जो प्रधानमंत्री ने अपना वाइब्रेंट विलेजेस का प्रोग्राम बनाया है कि एग्जिस्टिंग विलेजेस को हम जो है और अपग्रेड करेंगे जी जी। तो उसमें ले करके और भी सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि भारत भ्रमण कराइए। भारत भ्रमण की भारत के लोग वहाँ जाएं, जो जितने थिंक टैंक हम यहाँ दिल्ली में बाहर बैठ के और यहाँ पर हम भी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें हम जाएं उधर वहाँ उन वाइब्रेंट विलेजेस में, या सीमा भ्रमण बताया जा रहा है इसको, सीमा भ्रमण में उन गाँव में जाया जाए जो सीमांतर के गाँव हैं, उन लोगों को बताया जाए क्योंकि वो लोग मेन लैंड से काफ़ी दूर हैं और वहाँ उनको जो चीन या बाकी जो दुश्मन के लोग हैं आकर के जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक्स है वो नज़दीक हैं और हम दूर हैं। तो हम अगर जाके उनको ये चीज़ें बताएं, उनकी परेशानियां देखें, उनको बताएं कि हम उनके साथ हैं, उन्हीं के लिए आए हैं और मदद कर पाएँ उनकी डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, तो उन चीज़ों को या जो नहीं हो रहा है हम आगे ले आएँ, बताएं कि भाई ये चीज़ प्रपोजल किया है हमारे प्रधानमंत्री ने या बाकी ने वाइब्रेंट विलेजेस का, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही है। बाकी चीज़ उनको समझाएं कि क्या दुश्मन क्या क्या चीज़ें करता है। तो ये चीज़ थोड़ा हमें ज़रूरत है एक सीमा भ्रमण करके और लोगों को वहाँ के इन विलेजन में बताने की। लेकिन ये सब जगह हो रहा है, अरुणाचल, उत्तराखंड, जो हिमाचल और सिक्किम, जितने भी गांव हैं वहाँ पर ये वाइब्रेंट विलेजेस बन रहे हैं। 2970 के आसपास हैं और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो
दो चार चीज़ें हैं। और आप समझिए कि देखिए 2014 से लेकर 2020 में आपको बताऊं कि जो हमारे पास है, जो बीआरओ ने जो रोड्स ब्रिजेज बनाए हैं, कहा जा रहा है टोटल नंबर अलग है, मतलब 1400 1450 मीटर तकरीबन समझिए उन इलाकों में उन्होंने ब्रिज बनाए हैं। तो इनसे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इनकी वजह से टनल्स इतनी क्रिएट हो रही हैं। और ये सारे जो है जो आईसीबीआर है जो उसके 1 और 2 के बीच में ये चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है समय तो लगेगा, जैसे मैंने कहा कि हम इतनी जल्दी मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे चल के इसमें काफ़ी फ़र्क डालेगा ये। जैसे मैंने कहा 1800 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है और ये वहाँ तक जाएगा जो जितनी हमारी बॉर्डर है ट्राई जंक्शन से लेकर के, ख़ास करके जो भूटान, चाइना और हमारा जो भारत का ट्राई जंक्शन है वहाँ से लेकर के, और हम आगे तक कनेक्ट कर रहे हैं। तो और इसी बीच में आप देखिए जंस्कार और जंस्कार वैली को भी कनेक्ट कर रहे हैं हम लेह से। तो ये जो कनेक्शंस हो जाएंगे तो तब जो है इसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे। और बहुत अच्छी एक चीज़ है कि इन चीज़ों को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं और खुद जा कर के इनॉग्रेट भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं जी। दूसरी चीज़, जहाँ तक ये नॉर्थ टेक सिंपोजियम की बात आपने की, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कई सालों से, कुछ सालों से मैं कहूँगा पिछले 10-12 सालों से नॉर्दर्न कमांड ख़ास करके, क्योंकि उसके पास वो चाइना भी है और पाकिस्तान और पूरा वेस्टर्न नॉर्दर्न सेक्टर दोनों देखता है। तो वहाँ पर जब ये कमी आई हमारे पास कि डीआरडीओ या बाकी हमारे ओन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सामान नहीं आ पा रहा था जो चाहिए था, और जब गवर्नमेंट ने दे दिया था आर्मी को कि ठीक है इतना है एक्सपेंडिचर, आप अब खरीद सकते हैं जो ज़रूरत, इमीडिएट ज़रूरत की चीज़ें हैं, तब ये सिंपोजियम शुरू हुआ था। खास करके जो हमारे देश की कंपनीज़ हैं जी, उनको मौका देने का, वहाँ आएँ और आ करके अपने जो मिलिट्री रिलेटेड इंक्लूडिंग मतलब लॉजिस्टिक से लेके हर एक तरह का, चाहे वो वेपन प्लेटफॉर्म से लेके हर एक चीज़ ले आएँ। और अर्ली वार्निंग है, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ है, वो सारी चीज़ें ले आएँ और वहाँ डिस्प्ले करें। और देखिए इस बार 180 के करीब आई थी कंपनी, एमएसएमईज और बाकी ले करके, और मैं भी एक आध बार देखा हूँ वहाँ, और बहुत अच्छा लगता है देख करके जब चीज़ें आती हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मिलती है, जो हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे पिछली बार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में और डिफेंस फोर्स में गैप है, क्योंकि वो अपना सोच के बनाते हैं, यहाँ आते नहीं है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, 1 to 1 बात होती है जी, और सामने हम देखते हैं जो आर्मी के लोग हैं वो देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ हमको और चाहिए, क्या कमी है, वो बताते हैं कि देखिए आप ले तो आए हैं ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये चाहिए। क्योंकि देखिए सेम सिस्टम जो है -50 डिग्रीज अगर वहाँ है 40 डिग्रीज वहाँ भी, और उसी सिस्टम को लेके अगर हम राजस्थान जाएँ जहाँ +40 है, वहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा? जी बिल्कुल। एक ये भी चीज़ है, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ ज़रूरत पड़ती हैं। वेदर वहाँ अलग है, यहाँ का वेदर अलग होता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि बनाते समय हो सकता है उनको इतनी चीज़ें नहीं पता हों। तो इनसे इंटरेक्शन से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ा भी है इसमें, जिससे कि इससे आप ये देखिए कि पिछले साल जो हुआ था इसमें आर्मी ने करीब 250 से ऊपर आइटम्स प्रोक्योर किए थे इनके थ्रू। अच्छा, और अब और बढ़ेगा जी। तो ऐसे करके हो रहा है कि मतलब चीज़ें यहीं मेड इंडिया, आत्मनिर्भर हो रहे हैं आप। पहली चीज़ तो टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, 2 दिमाग मिल रहे हैं, यूज़र्स भी जो कि जिनको चाहिए और जो वहाँ पर हैं और जो बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और ग्राउंड, जब ये सारे लोग टेक्निकल और जो एक्चुअल यूजर्स हैं मिल रहे हैं, तो उसका ये बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा। और इस बार देखिए, इस बार जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो सिर्फ आर्मी ने अकेले ने नहीं किया था जी, इसमें आर्मी भी थी, ये आपकी जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है वो, और आईआईटी जम्मू जी, तीनों लोगों ने मिल के किया था। तो नेचुरली जब मिल के करते हैं तो उसमें और फ़र्क पड़ता है। तो बहुत फ़र्क पड़ा था, और इसका इन्होंने नाम भी देखिए दिया था कि आत्मनिर्भर भारत
तकनीकी नवीनीकरण के द्वारा उत्तरी कमान सैन्य अभियान चुनौतियों का निवारण। जी, मतलब हमारी जितनी सैन्य चुनौतियां हैं इक्विपमेंट वाइज, बाकी वाइज, जिसको हम यही निवारण करें जी, अपने आत्मनिर्भर तरीके से बजाय बाहर से इंपोर्ट करके। जी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप देखिए सर्विलेंस की चीज़ें, टैक्टिकल मोबिलिटी की चीज़ें की अगर चाहिए, उसमें फायर पावर, सोल्जर्स की प्रोटेक्शन की, अपने प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो डिस्प्ले पर आई और वहाँ उन्होंने देखा कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। हीट से प्रोटेक्शन है, कोल्ड से प्रोटेक्शन है, बुलेट से है, स्प्लिंटर से है, सिर के लिए, पैर के, हर एक का मतलब स्नो बूट से स्नो कंडीशंस में अगर जा रहे हैं तो वहाँ क्या प्रोटेक्शन चाहिए। तो ऐसी चीज़ें करके बहुत फ़र्क पड़ा। आप देखिए पहले इतनी मोटी हेवी कोट वगैरह लेके लोग जाते थे, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता था, और अब इतने लाइटर और बाकी चीज़ें बनने लगी हैं जिससे फ़र्क पड़ रहा है। सिमुलेटर्स हैं, ट्रेनिंग एड्स हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत अच्छी पहल है दोनों चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इसमें, और इसका फ़ायदा हम देखेंगे, देश देखेगा, दुनिया देखेगी, दुश्मन तो देख ही रहा है। दुश्मन तो देख ही रहा है। जी, बिल्कुल सर। सर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने भारत दौरे के दौरान खालिस्तानी अतिवादियों के बारे में पूछे जाने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे थे। दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी और अमेरिका स्थित प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का जो संगठन है उसका प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत सरकार के खिलाफ बयान दे रहा था। इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही कनाडाई प्रधानमंत्री के विमान के खराब होने के कारण जब उन्हें भारत में रुकना पड़ा तो इस दौरान भारत सरकार की काफ़ी ठंडी प्रतिक्रिया रही। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कनाडा की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, और जहाँ तक जस्टिन ट्रूडो का सवाल है, सब जानते हैं कि ये जो है जो ये खालिस्तानी ग्रुप है उसकी बैसाखी के सहारे जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं, सरकार चला रहे हैं। इनफैक्ट जो कनाडा की जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, वो जो है उसका लीडर जो है जगमीत सिंह है, जो कि प्रो खालिस्तानी है, और उनके साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई है और उसके सहारे चल रहे हैं। तो नेचुरली ये बात उन्हीं की करेंगे, क्योंकि पावर में अगर रहना है तो इनको पता है कि उनकी बात लेके चलनी पड़ेगी। और यही नहीं है, आप देखिए कुछ ही दिन पहले जून में, इनफैक्ट जुलाई में, इनके ही एक मंत्री ने बोला था कि 3 देश खास करके, 4 देश, चीन, ईरान का उन्होंने बोला था, भारत जो का भी नाम उन्होंने लिया था, जो कि ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में। तो ऐसी चीज़ें इनके यहाँ से आती रही हैं, कोई नई बात नहीं है, और इसके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हमेशा भारत देता रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने पिछले महीने जब इनके यहाँ ऐसे कार्यक्रम हुए थे, भारतीय मिशन पर अटैक हुआ था, उस समय भी इनके ऊपर कड़ी नाराज़गी जताई गई है, बताया गया है, और साफ शब्दों में बताया गया है। सिर्फ एक करके नहीं कि बोल करके छोड़ दिया, उसको फॉलोअप भी किया गया है, और इन्होंने बोला था कि ये हिंसा और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब ये पूछा गया इनसे, तो इन्होंने बात की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और उन्होंने राइट्स की बात की। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ, वायलेंस नहीं होने दिया जाएगा इन सब चीज़ों पर। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ वो अपने यहाँ देख रहे हैं, सिर्फ कुछ खालिस्तानी समर्थक उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो बाकी वहाँ पर सिख समुदाय है, जो कि असली भारत को, या मैं कहूँगा कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं आने दिया जा रहा है, जो कि इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो ये जब भी कहीं भी इनसे जब भी पूछा गया है इस बारे में, तो इन्होंने एक शब्द सिर्फ जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, उसके अलावा और कुछ वो नहीं कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि कुछ लोगों के जो ये हरकतें हैं, एक्शंस हैं उनके, वो जो है सभी की
लार्ज नंबर लोग इतने सिख हैं उनकी बात नहीं हो सकती। तो अगर नहीं हो सकती है तो इतने जो ये कम लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, उनको बिल्कुल सह नहीं देना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ जो कॉन्शियंस की बात करते हैं, वो जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं, इनफैक्ट इस दौर में ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे बोलने से जो इस तरह के लोग गुट हैं उनको और हवा मिलेगी, और आगे चल के अगर इन्होंने इस पर लगाम नहीं लगाई तो हो सकता है इन्हीं में से कोई भेंडर वाले बने, या इन्हीं में से कोई टेररिज्म की तरफ चला जाए, जो कि नुकसान ज़्यादा कनाडा का होगा। भारत तो अब सक्षम है ऐसी चीज़ों को डील करने में, तो ये चीज़ इनको सोचना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने देख ही लिया, उनके खुद के अखबार बाकियों ने बोल दिया कि G20 में जैसे वो आए थे, कितने साफ शब्दों में, दो टूक शब्दों में उनको बता दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, ये खालिस्तानी जो गतिविधियां हैं, भारत विरोधी गतिविधियां जो कनाडा में चल रही हैं, जिनको शह दिया जा रहा है उसके बारे में। और उनको उन्होंने खुद महसूस किया कि वो कितने अलग थलग पड़ गए हैं पूरी G20 के दौरान। इनफैक्ट उन्होंने डिनर भी अटेंड नहीं किया जो G20 का राष्ट्रपति ने रात को डिनर दिया था, वो भी वो अटेंड नहीं किए हैं। उनके एयरक्राफ्ट ख़राब हो गया, 36 घंटे उनको होटल में ही रहना पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत ने ऑफ़र ज़रूर किया एयरक्राफ्ट का दूसरा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने एयरक्राफ्ट में जाएंगे। और उसके बावजूद जो है उनको ज़्यादा भाव नहीं मिलना, ज़रूर उनको निराशा हुई होगी, और होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से कनाडा में एक्टिविटी हो रही है, हरकत हो रही है भारत विरोधी, वो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ज़रूर मैं कहूँगा कि जस्टिन ट्रूडो यहाँ से उदास, निराश और वो उनकी अनदेखी हुई हो तो उससे ज़रूर थोड़ा उदास हो करके गए हैं। और अगर कोई उनको एक्शन लेना होगा तो ज़रूर उनको चाहिए कि जिस कारण से ऐसा हुआ है, जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं, उन पर वो अंकुश लगाएं और इंश्योर करें कि ये चीज़ और आगे नहीं बढ़े। सर, रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर पहुंचा है? रूसी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के शासक के बीच जो समझौते हुए हैं वह दुनिया पर क्या असर डालने वाले हैं? इस बीच एक खबर ये भी आई है कि शायद यूक्रेन के किसी मंत्री ने भारत और चीन की आलोचना कर डाली है। इस सब मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, युद्ध तो हम देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है जी। और इस युद्ध में अब यूक्रेन को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे जी, क्योंकि उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है जी। थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी 1.5 साल तकरीबन अगर देखा जाए जी, तो 1.5 साल तकरीबन हो गया, ऊपर ही हो गया 1.5 साल से जी। और कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं ले पा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है, ना दिखा पा रहा है जी। खुद जो है नाटो के लोग पूछने लगे हैं जी कि भाई इतना पैसा हमने दिया। अमेरिका में आप देखिए ना, रिपब्लिकन्स कैसे ऑडिट कर रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि और कुछ बंद होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए जी। जो जनता है यूरोप की, वो खुद कह रही है कि हमारे पैसे इतने जा रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा है, और ऊपर से हमें प्रॉब्लम हो रही है जी। तो ये चीज़ तो है। लेकिन अभी देखिए हालात के बारे में जो आपने पूछा है कि यूक्रेन भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ जगहों पर जैसे उसने क्रीमिया पर उसने कुछ मिसाइलें दागी, कुछ ड्रोन्स भेजे उसने, लेकिन अब अंदर तो नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि अभी मॉस्को ने, रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कर दिए, तेज कर दिए। हालांकि अभी भी वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम को नहीं लाया है जी। हमें S-400 दिया है जी, एयर डिफेंस सिस्टम, आपको पता है, और कितना तहलका मचा था यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने, फिर भी हमने लिया। लेकिन वो भी अभी उससे उन्नत जो है S-500 रूस के पास है, जो उसने किसी को नहीं दिया, नहीं देगा नेचुरली। और अभी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया उसने, S-400 जरूर इस्तेमाल कर रहा है, और उसी से भी अभी भी डर रहे हैं
नाटो और बाकी की, उससे हमारे एयरक्राफ्ट और बाकी सिस्टम्स का क्या होगा। तो एक तो वो है। और अभी देखिए 10 तारीख को आज तक 18 महीने में सबसे बड़ा ये मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था रूस ने यूक्रेन के ऊपर। तकरीबन उसने 150 के आसपास ड्रोन्स और ये सब मिसाइल्स मिला करके करीब 29 या 39 या कितनी मिसाइल्स जो इन्होंने बताई हैं, यूक्रेन ने बताया है, उसने तो, रशिया ने तो बताया नहीं, वो बताएगा भी नहीं कि हम कितना भेजे हैं। तो उसमें इतनी चीज़ें उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने बोला कि 12 कुछ ड्रोन्स और 6-7 मिसाइल उन्होंने डिस्ट्रॉय की। लेकिन उससे कितनी बड़ी तबाही कीव और ओडेसा के शहरों में हुई, ये पूरा दुनिया ने देखा कि कितना उसमें फ़र्क पड़ा। और इसमें सबसे मुख्य चीज़ ये है कि यूक्रेन का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको नाटो ने या अमेरिका ने दिए, वो सारे फेल हो गए, कोई काम नहीं किए जी। ये एक नई चीज़ आ रही है और जिससे डर अब नाटो को लग रहा है कि हम अभी क्या करेंगे। हम तो सोच रहे थे, वो लोग सोच रहे थे कि वो बिल्कुल सिक्योर हैं, उनके सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो ये युद्ध दिखा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं कि अनपेनिट्रेबल या इम्प्रेग्नेबल है कि उसके अंदर जा नहीं सकते जी। तो ये एक चीज़ जो उनको परेशान किए जा रही है। दूसरी चीज़ जो रूस ने सबसे बड़ा किया है कि इनके जो स्टॉक्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशन, एनर्जी, उसके ऊपर ज़्यादा टारगेट किया है जी। कल ही जो है मैं देख रहा था कि इनका न्यूज़ में आया था, इनके एक मिनिस्टर ने ही बोला था यूक्रेन के कि अभी तक तकरीबन 100 जो हैं ये जो पोर्ट्स हैं जो इनके पास थे, डेन्यूब रिवर से लेकर के आगे तक, बिकॉज पूरा तो एक इनके अनाज का मामला था, ग्रेन एक्सपोर्ट का, 100 से करीब पोर्ट्स जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और राइटर्स की न्यूज़ है, किसी ऐसी उसकी नहीं है। तो इतना ज़्यादा तबाही अगर हो गई है तो अब ये और क्या चाहते हैं, ये तो समझ से परे है। हालांकि कल रूस का भी ये कहना था कि यूक्रेन तब तक नेगोशिएट नहीं करेगा जब तक ये पूरी तरह इसके सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता जी। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी देखिए जो यूक्रेन के भी हैं हालत की, उसके पास भी हथियार एमुनिशन कम हो गए हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के मिलिट्री में भी अब वो, जैसे मैंने बहुत पहले बोला था एक बार कि वॉर फटीग आने लगी है कि हम क्या लड़ रहे हैं जी, किस चीज़ पर लड़ रहे हैं जब हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है जी। और मरे जा रहे हैं। 6000 के आसपास तो इन्हीं 1.5-2 महीने में, उनके 1 महीने में उनके सैनिक मारे गए हैं। सिविलियंस उनके मारे जा रहे हैं और सिविलियंस भी इन्हीं के तो हैं, इन्हीं सैनिकों के। तो उनके मन में तो ये चीज़ आएगी जी। ये फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी एक जो नई चीज़ सामने आई है, अब जो है आप देखिए नाटो, यूरोपियन यूनियन की जगह रशिया जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को ज़्यादा हावी हो गया है जी। वो रोज़ बता रहा है कि हमने इतने मार दिए, इतने कर दिए। कल पुतिन का परसों का स्टेटमेंट था कि हमारे यहाँ तो 1500 रोज़ जो है रिक्रूट होने के लिए लोग आ रहे हैं जी। तो अब ये चीज़ें, उसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आगे आ रही है जी। तो कुछ चीज़ें ये हैं जो कि अब इसमें एक निगेटिव में जा रही हैं, जबकि हालांकि इसमें जो रूस का है, जैसे मैंने कहा था S-400 लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है इनके अगेंस्ट। और एक जो सबसे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज़ अगर मैं कहूँगा कि जो अमेरिका ने वो किया है कि अभी जो इनको कुछ शेल्स देने वाला है, डिप्लेटेड यूरेनियम के शेल्स, जो एंटी आर्मर हैं बेसिकली, वो देने के लिए। हालांकि ये शेल्स यूज़ हुए थे इराक वॉर में 1993, उन्होंने 2000 में भी इस्तेमाल किया था इराक में और अफगानिस्तान दोनों जगह। और रशिया ने तो बहुत ऑब्जेक्ट किया है कि आप अगर ये दे रहे हैं, कई लोगों ने बोला है कि यूरेनियम आपने शेल्स देना शुरू किया मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस बीच में आई है, उसने बोला है कि बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है जी इस डिप्लेटेड यूरेनियम से जी। लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से पूछिए, अगर थोड़ा भी यूरेनियम अगर है जी, न्यूक्लियरी चीज़ हुई, फॉलो आउट तो कुछ न कुछ तो होगा। और ये न्यूज़ में आ रहा है कि अफगानिस्तान, इराक और जहां भी इन्होंने ये वाले शेल यूज़ किए हैं वहां कई चीज़ें हैं, कैंसर जी, बर्थ डिफेक्ट्स जी, आगे चल करके प्लांट्स और बाकी चीज़ों पर फ़र्क पड़ा है उस इलाके में। भले छोटे इलाके में हुआ, जहां भी है, लेकिन असर हुआ है जी।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्योंकि अगर ये इस्तेमाल यूक्रेन ने किया तो रूस तो रुकेगा नहीं, बिल्कुल, तो फिर ये आगे कहाँ तक जाएगा, ये एक जो चीज़ है ये थोड़ी सी है जो कि थोड़ा सोचने वाली है। उसमें बाकी लोगों को बीच में आना चाहिए। इसी बीच में रूस ने अपने इस्कंदर मिसाइल्स को प्रॉपर तैनात कर दिया है अभी जी। अब वो तैनात करने का मतलब युद्ध का एक लेवल बढ़ जाएगा, और ये अगर होगा तो ये तो यूरोपियन यूनियन और नाटो को ही अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ब्लैक सी फ्लीट जो है उसका वो क्रीमिया की तरफ अब जो है यूक्रेन ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कल ही उसने जो ड्रोन से वो मिसाइल्स उसने दागी, वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सेवस्टोक जो इसका ब्लैक सी का एक ब्लैक सी फ्लीट का रूस का एक मेजर नेवल इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर तकरीबन 2 नेवल वेसल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, जो उनका कहना है। तो इस हिसाब से रूस जो है वो अपना यूक्रेन चल तो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा है उसको। सबसे बड़ी मुख्य चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि नॉर्थ कोरिया और पुतिन के बीच की मुलाकात, ये वास्तव में एक बड़ी चीज़ है, और बड़ी चीज़ 2 कारणों की वजह से। एक कारण कि बहुत पहले वर्ल्ड वॉर में इनफैक्ट ये देखिए कि स्टालिन ने किम के ग्रैंडफादर की मदद की थी वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में जी। उसके बाद इनके रिलेशंस थे, लेकिन इतने नज़दीकी नहीं थे, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया में जब यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शंस लगे थे जी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, तो रूस ने सपोर्ट किया था जी। उस समय जो है नॉर्थ कोरिया और चीन ज़्यादा क्लोज थे, रूस नहीं था जी। लेकिन धीरे धीरे बाद में 2 वजह बनी। एक तो सैंक्शंस का प्रॉब्लम भी होने लगा नॉर्थ कोरिया पर, अमेरिका का प्रेशर चीन पर कि ज़्यादा मदद नहीं करे नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि 2 बार आप देखिए, आई थिंक दुनिया का ही एक देश है नॉर्थ कोरिया जहाँ की प्रेसिडेंट ट्रंप 2 बार 2019-20 2 बार वो मिले उससे जी। पहली बार 2 बार मिले और दोनों बार में कुछ हासिल नहीं हुआ जी। तो एक वो चीज़ थी, तो प्रेशर चाइना पर भी था, और रूस को भी कुछ न कोई चाहिए था जी सपोर्ट के लिए। तो एक ये मिला। दूसरा, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका का जो नेक्सस बन रहा है, उससे नॉर्थ कोरिया को डर लगा, चीन को भी डर लगा। तो इसलिए यहाँ पर अब नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन का एक्सेस एक इन्होंने बनाना जरूरी था। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, नॉर्थ कोरिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है रूस को जी इस लड़ाई में, और अभी सबसे जो ज़रूरत है रूस को, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है उनको चाहिए आर्म्स एम्यूनिशन, खास करके आर्टिलरी एम्यूनिशन, और वो एम्यूनिशन चाहिए जो सोवियत एरा के थे जी। कि पहले जो है जो कोरिया की लड़ाई जब हुई थी नॉर्थ साउथ में, जब अमेरिका साउथ की मदद कर रहा था, उसमें सोवियत यूनियन ने काफ़ी मदद की थी नॉर्थ कोरिया की, और काफ़ी आर्म्स एम्यूनिशन दिए थे, और वो पुराने आर्म्स एम्यूनिशन काफ़ी पड़े हुए हैं नॉर्थ कोरिया में। अब रूस को जरूरत है, क्योंकि रूस इस वॉर में अपना मैक्सिमम पुराने ही आपने देखा अभी तक खर्च कर रहा है जी। और रादर मैं कहूँगा कि चूंकि कमी पड़ गई तो रिफर्बिशिंग करके जी, मतलब जब मैं कहूँगा इंडियन लैंग्वेज में कि जुगाड़ बना करके पुराने को लेकर के, जैसे इन्होंने कुछ पुराने टैंक्स लिए रिफर्बिश करके उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एम्यूनिशन चाहिए। इन्होंने पुराने टैंक्स को जो नहीं हिल सकते हैं, चल सकते हैं, उनको मॉडिफाई करके उन्होंने आर्टिलरी की तरह शेल फायर करने के लिए गन बना ली जी। तो ऐसी चीज़ें की इन्होंने, बट उनको आर्म्स एम्यूनिशन चाहिए जो कि पर्याप्त मात्रा में नॉर्थ कोरिया के पास हैं जी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया अभी लड़ा तो है नहीं कोई लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी के साथ जी। वो जो है इनको मिल सकता है और उसे निकल सकते हैं। तो ये 2-3 फायदे जो इनके पास हैं। तीसरी चीज़ आप देखिए, लॉजिस्टिक्स अच्छी है, ट्रेन से देखिए आया खुद ही, तो ये ट्रेन से इनके पास सप्लाई आ जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ कोरिया को जो ज़्यादा जरूरत है कि एक कम से कम वीटो पावर वाला, तो कंफर्म्ड वीटो पावर वाला मिल जाएगा रूस मिल जाएगा। दूसरा, ये आर्म्स एम्यूनिशन उसके पास पड़े हुए हैं जो बेकार हो रहे हैं जी। उनकी लाइफ खत्म हो रही है, उसके बाद डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जी। तो वो जो है यहाँ दे देगा कुछ, तो कोई या तो इसको कुछ पैसे मिलेंगे जी, जो इसको चाहिए, या इसको सामान मिलेगा, फूड और बाकी आइटम इनको चाहिए।
और आप देखिए मीटिंग कहाँ हुई है, मीटिंग हुई है लॉन्च सेंटर में, रॉकेट लॉन्च सेंटर में मीटिंग हुई है। जरूरत क्या है सबसे बड़ी, नॉर्थ कोरिया को देखिए, उसने 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी पिछले साल, मतलब इस कुल मिला के 11-12 महीनों में, जो कि स्पाई सैटेलाइट्स थी और दोनों फेल हो गई। तो उसको चाहिए टेक्नोलॉजी स्पाई सैटेलाइट्स की जी। और रॉकेट लॉन्चिंग की, क्योंकि आप देखिए वहाँ जब गया था तो वहाँ उसने देखा सिस्टम, तो उसने पूछा कि अच्छा कितना बड़ा है, क्या इसकी लेंथ है, 1.8 मीटर बताया गया, तो उसने कहा अच्छा इतना बड़ा रॉकेट लॉन्च हो जाता है यहाँ से, मतलब उसमें उसने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई इसी वजह से। जी। तो ये एक चीज़ है जो कि उसको ज़रूरत है मिलने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें लेकर के ये चले हैं वहाँ पर। और आप एक चीज़ और है जो मैं इसमें मैं कहूँगा, हालांकि किम ने तो देखिए इसने स्ट्रेस किया, उसने तो फिर दोबारा बोला कि वो रूस के साथ है और ख़ास करके वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट वो हैं। लेकिन जो मैं कहूँगा कि न्यूक्लियर भी एक है जिसके लिए ये चाहता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतनी एडवांस नहीं है अभी भी इसके पास जो भी है, तो वो भी ये चाहता है वो मिल जाए। और हो सकता है रूस ये सोचे कि ठीक है, अगर इसके पास हम लार्जर सैटेलाइट देते हैं तो एक वो भी काम करेगा, क्योंकि वो तो पहुंच सकता है जापान से लेकर के अमेरिका तक उसने IRBMs कर रखे हैं। दूसरी एक बड़ी चीज़ है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की कमी है अभी रूस में जी। और SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास काफ़ी हैं जी। हो सकता है उसकी भी डील हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन्होंने पहले ही बोला था कि स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी भी ये चाहता है और रूस काफ़ी आगे है। 1960 में इसने जो सोयूज मिशन लॉन्च किए थे और जो स्पेस स्टेशन था वही भी चल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें इनको चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया जी। क्योंकि एग्रीमेंट साइन करते और ये चीज़ें अगर आती तो ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के अगेंस्ट जाता जी। और सैंक्शंस के बावजूद ये सारी चीज़ें हैं तो रूस और ज़्यादा प्रॉब्लम में आता जी। तो इसलिए जो है इन्होंने कोई कम्युनिके तो निकाला, बट इन्होंने कोई ऐसे कुछ समझौता नहीं दिखाया कि किया है, किया जरूर है बट ऑफिशियली पेपर पर ऑफिशियली नहीं किया है। तो ये एक चीज़ लेके चल रहे हैं और अगर ये हुआ तो नेचुरली, हालांकि आप देखिए NSA और इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला कि अगर नॉर्थ कोरिया ने मदद की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे होंगे, लेकिन उसको तो कोई चिंता नहीं है कि ऑलरेडी इसने उसके ऊपर लगा हुआ है रिस्ट्रिक्शंस और वो लगा रखे हैं, तभी वो अपना काम कर रहा है। और अगर उसको रूस से मदद मिल गई तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं और अमेरिका देखिए कोई खास कर ही नहीं सकता इन दोनों के बीच में, क्योंकि 2 नेबरिंग कंट्री हैं, ये अपना वहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, अमेरिका को पता लगना नहीं है और ये एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन जो यूक्रेन की लड़ाई है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा इसका जी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो कि ज़रूरी है इसमें रूस को। और मुझे लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा फ़ायदा है अगर उसको जो है फूड ग्रेन्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी अगर सैटेलाइट और स्पेस की मिल गई तो उसको तो ज़्यादा फ़ायदा है बजाय रूस के। जी बिल्कुल सर। अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने को आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, देखिए बहुत बड़ी बात है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना। ये मसला तकरीबन 8 सालों से चल रहा था और इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन अभी इस बार हुआ है कि ये सहमत बनी है। और मैं कहूँगा, मैं नहीं बल्कि पूरा अफ्रीकन यूनियन और बाकी दुनिया के देश ये कह रहे हैं कि ये अगर हुआ है तो सिर्फ भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। इसके हम सबको पता है कि कितनी मेहनत इसके पीछे हुई है और काफ़ी तर्क दिए गए कि अगर यूरोपियन यूनियन जो कि जिसमें 27 देश हैं, उसके कुछ देश मेंबर हैं ही इसके, और यूरोपियन यूनियन 27 देशों को रिप्रेजेंट करके अगर वो मेंबर बन सकता है तो अफ्रीकन यूनियन जिसके 55 देश हैं मेंबर, वो क्यों नहीं हो सकता? इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 1/3 दुनिया की, इतना
उसके पास मैन पावर और मिनरल्स और एसेट्स हैं जो ज़रूरी हैं, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस में हैं वो वहाँ से हैं 55। देखिए कितनी बड़ी ये एक यूनियन है, कितने देश हैं उसमें। और सबसे ज़्यादा जो बात G20 में होती है कि सबको, इस बार वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि सबको साथ लेके चलना, सबका विकास। और ये देश सबसे ज़्यादा जो विकासशील देश यहाँ हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, ऐसे देश सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीका में हैं। तो अगर उनको लेके नहीं चलेंगे, किनारे रख के चलेंगे, तो उनका विकास नहीं होगा और जो पूरा उद्देश्य है वो नहीं बनेगा। और ये हासिल होना जो बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि ये देश जो हैं इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली इकोनॉमिक से लेकर के, पॉलिटिकल से लेके हर एक चीज़ में आगे बढ़ने की। जो काम G20 करना चाहता है दुनिया के देशों के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन देशों में है और इसी को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन एक और कारण है जो मैं इसमें बात करना चाहूँगा, वो है अफ्रीका में आज की देश में जितने विकसित देश हैं उनका इंटरेस्ट। हर एक आदमी जानता, हर एक देश जानता है कि अफ्रीका में, जैसे मैंने अभी कहा, मैन पावर सबसे ज़्यादा है, 1/3 दुनिया का मैन पावर एक तरह से देखा जाए तो। एरिया देखिए कितना बड़ा है। नेचुरल रिसोर्सेज हर एक तरीके से, चाहे आप रेयर अर्थ लीजिए, यूरेनियम से लेकर के गोल्ड, डायमंड से लेकर के एग्रीकल्चरल एरिया देखिए, तो नेचुरल बाकी जो एनवायरनमेंट है वो देखिए, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका का भी इंटरेस्ट है इसमें, USA, यूरोप का भी इंटरेस्ट है उनके मिनरल से लेके हर चीज़ों में। और वही एक देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है अफ्रीकन यूनियन का, अफ्रीका के देशों का। और अब अफ्रीका के जो देश हैं वो रियलाइज़ करने लगे हैं, उनके अंदर ये आ गई है भावना कि हमको जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया गया है, जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए उस मात्रा में नहीं मिली हैं। तो ये चीज़। दूसरी चीज़, चीन का जो है इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ता जा रहा है। चीन और रूस भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। और भारत एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि ग्लोबल साउथ में ये देशों की संख्या बहुत बड़ी है और सबका विकास, सबका साथ, सबको साथ लेकर सबका विकास करने के लिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी था भारत भी अपनी पैंठ वहाँ बनाए और इन देशों को अपने साथ लेके चलें। और आप देख ही रहे हैं कि सारे देश जो है एक, उन्होंने सबने ही कितना अप्रिशिएट किया है, कितना उनको खुशी हुई है कि ये भारत ने ये किया और इसके पीछे कितना बड़ा, कितनी मेहनत हुई हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री की, ये सबको पता है। उसके अलावा आप देखिए जो वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट है उसमें भी ये चीज़ आई थी और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। जनवरी में जब ये मीटिंग हुई थी जिसमें भारत भी था कि इसको जो है इनको आगे लेके चला जाए और अफ्रीकन यूनियन बहुत पीछे, अफ्रीका के देश, उनको आगे इस गरीबी से, इस जो स्टेट में हैं उनसे आगे बढ़ने का एक ही तरीका है उनको बाहर निकालना, इस मंच पर ले आना। हालांकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी मेंबर है G20 का, लेकिन वो अकेला देश था और बाकी जो देश थे वो अलग थे जिनकी पूछ इतनी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी था उनका लेवल रेज करने के लिए, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रेज करने के लिए। हालांकि इसमें थोड़े से मैं कहूँगा विद इन द कंट्री भी था। जैसे नाइजीरिया ने बोला था कि वो इतना बड़ा कंट्री है साउथ अफ्रीका के बाद, उसको जो है इंडिपेंडेंट भी मेंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर सभी एक साथ मिल करके ये देश हर जगह अगर अपनी आवाज़ को उठाएंगे, उनके अपने हक को उठाएंगे, तो उससे सारे देशों को, पूरे अफ्रीका को बहुत फ़ायदा होगा। और इस समय जो उनकी हालत है आप देखिए, ग्रेन डील की वजह से अनाज वहाँ नहीं है, भुखमरी कितनी ज़्यादा है, ड्रॉट है, उनके कोई इंडस्ट्री नहीं है,
उनके खुद के रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर के लोग ले जा रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ये लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के ये कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए अफ्रीकन यूनियन को काम भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इनके आपस के डिफरेंसेस काफ़ी हैं। आप देखिए अभी जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1.5 साल पहले जब रूस और ये यूक्रेन की लड़ाई का जो मसला आया था वहाँ पर, और उस पर जब वोटिंग हुई थी, तो उसमें उस समय 54 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 28 ने वोटिंग उसको सपोर्ट किया मोशन को, बाकी वो 26 ने नहीं किया। तो उसमें भी इनकी एक राय नहीं थी। उसके बाद जो बाकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जिसमें 15 देशों ने एब्सटेन किया, एक साथ इनकी वॉइस नहीं थी। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां उनके शासक जो है मिलिट्री लीडर्स हैं, कू में उनके यहाँ हुआ है, 4 कंट्रीज हैं ऐसे। कुछ में डेमोक्रेसी जो है जिस हिसाब से जैसे चलनी चाहिए नहीं चल रही है। तो ये सब लेकर के थोड़ा सा इनको और आपस में काम करना पड़ेगा कि इकट्ठे हों, एक आवाज़ में एक साथ मिल करके बोलेंगे तो इनको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इनको जाने अनजाने जो यूरोपियन यूनियन के बराबर का दर्जा मिल गया है, अफ्रीकन यूनियन को एज ए यूरोपियन यूनियन की बराबरी का दर्जा लेकर के इनको G20 का मेंबर बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है और इनको इसका एडवांटेज लेना चाहिए, और एक साथ रहेंगे, एक आवाज़ में बात करेंगे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। और जहाँ तक भारत का है, भारत का भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक मंच मिल गया 55 देशों का, जो भारत की आवाज़ में आवाज़ मिला के चल सकते हैं। भारत इनके साथ मिल के काम कर सकता है। इनको अगर इतने बड़े वैश्विक मंच पर ला सकता है तो भारत इनको और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, और ये इसके लिए ये भारत का भी ज़रूर समर्थन करेंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में है या भारत के और जो मंच हैं जहां भारत इनको लीड करना चाहेगा या आगे बढ़ना चाहेगा और विश्व में आगे लीड करना चाहेगा, उसके लिए ज़रूर समर्थन करेंगे। तो इसलिए ये इनके लिए भी और भारत के लिए भी बहुत फ़ायदे की एक ऐसी चीज़ हुई है जो पूरा जो है विश्व परिदृश्य को बदल सकती है। सर, भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बनने वाला आर्थिक गलियारा चीन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है? जी, ये देखा जाए तो जो ये कॉरिडोर की बात हुई है, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन, जो ये कॉरिडोर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये समझौता हुआ है। और ये आज से नहीं है, ये तो काफ़ी पहले से चल रहा था। कहा यह जा रहा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का था, जिसमें 140 के आसपास देश जुड़े हुए हैं, उनको जो है कैसे आगे लाया जाए, अलग किया जाए और एक अलग कॉरिडोर बनाया जाए इस तरह का, जिससे कि जो इसके देश हैं, खास करके भारत को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप आपस में मिलकर, अमेरिका भी मिल करके और अपना जो आर्थिक साझेदारी है उसको आगे बढ़ा सकें। जो इनके खास करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो बात है, जो अभी लड़ाई में भी देखा गया रशिया यूक्रेन के में कितना फ़र्क पड़ा, और जिसमें काफ़ी हद तक चीन आगे बढ़ रहा था, कब्जा कर रहा था, उसको जो है रोका जा सके। तो इस चीज़ के लिए एक ये बहुत बड़ा एक ये जो समझौता है जो बना है, जिसमें खास करके भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन्होंने MOU पर ऑलरेडी दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ जब ये बनेगा तो इसमें इजराइल और जॉर्डन, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इजराइल ने ऑलरेडी इसका स्वागत किया है कि ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इससे जो है, जो इंटीग्रेट करने वाली बात है, एक साथ लाने की बात है, एशिया, गल्फ़ और यूरोप को, दोनों रेल नेटवर्क और सी रूट से, और हो सकता है एयर भी इसमें जुड़ जाए बीच में, उसका बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि एयर में चूँकि उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है जितना कि रेल रूट और
लैंड रूट में होगा तो उससे इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। भारत से जो है ये जो समुद्र रास्ते से, सी रूट से ये अरब तक जाएगा, अरेबियन कंट्री तक, और वहाँ से जो है ये रेल रूट होगा जो कि इजराइल जॉर्डन तक जाएगा, और उसके बाद वहाँ से अगेन सी रूट होगा जो कि यूरोप में और अमेरिका तक जाएगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अगर सही माने में चलेगी और कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम तो है कनेक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। हर एक देश में जो भी देश इससे जुड़ेगा, अगल बगल के देश जो हैं साथ के, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है इसमें क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, उसकी जो बात चल रही है उसको एक्सपोर्ट करने की हब्स बनेंगे, उनसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और जो ईस्ट कॉरिडोर, दो इसमें कॉरिडोर हैं, ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर में जो है इंडिया और जो गल्फ़ है, गल्फ़ कंट्रीज हैं, अरेबियन गल्फ़, उनको जो है कनेक्ट करना, और जो नॉर्थ कॉरिडोर है उसमें यूरोप और जो गल्फ़, अरेबियन गल्फ़ है उसको कनेक्ट करना। और उसके अलावा जो इसमें सप्लाई चेन जो है वो बहुत फ़र्क डालेगी। इसमें जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी इन सारे देशों में, आप सोचिए जब ये बन के तैयार होगा, और जो टाइम है वो बहुत बचेगा। आज की तारीख में भारत से अगर यूरोप या अमेरिका में कोई चीज़ जानी होती है तो 40 से 45 दिन लग जाते हैं, और अगर जब ये गलियारा विकसित हो जाएगा तो हो सकता है सिर्फ 10 से 12 दिन या 14 दिन लगे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इससे लॉजिस्टिक्स में, टाइम में, और आप सोचिए इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ेगी। जो दूसरा फ़ायदा भारत का जो है वो है कि जो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, जिसमें भारत काफ़ी अग्रणी है हाइड्रोजन के मामले में और अमोनिया के मामले में। ये दो क्लीन एनर्जी जो हैं भारत इनसे बाकी देशों में बेच सकता है, और सभी को इससे क्लीन एनर्जी की जिसकी बात हो रही है उसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत इंडिया और गल्फ़ को, और जितने भी देश हैं इसमें साथ के उनको। इसके बाद जो आप देखिए जो फाइनेंस, जो ये पूरा है गलियारा, ये तकरीबन अब टाइम फ्रेम जल्दी अभी तो नहीं आया है, कितनी जल्दी होगा, कितना समय लगेगा, लेकिन आप ये समझिए कि तकरीबन 6000 किलोमीटर का है, जिसमें 3500 किलोमीटर का जो ये रेल लिंक है। और अगर वो होता है, बन जाएगा, तो फ़र्क आप समझ सकते हैं खुद ही कितना पड़ेगा इसके साथ। जो चाइना का देखिए BRI है जो जिसको compete कर रहे हैं, हालांकि बोला नहीं गया उस हिसाब से, बट मेन तो वही है। ये जो है इसमें तकरीबन 150 देशों ने सिग्नेचर किए हुए हैं इसके ऊपर, और 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके साइन किए हुए हैं। BRI या CPEC बोलिए, कॉरिडोर तो खैर वो पाकिस्तान में बन रहा है। तो इसमें जो है सऊदी अरेबिया भी है, इसके अंदर कुछ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन के देश भी हैं। इटली ने तो अभी बता दिया है कि वो इससे अलग होगा। और इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि 2013 में शुरू हुआ, कंप्लीट होना था, अब ये काफ़ी पीछे चल रहा है, जो शेड्यूल है उसे काफ़ी पीछे चल रहा है। और पीछे चलने के अलावा जो देश इसमें इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो इसमें पैसे इन्होंने लगाए हैं चीन ने, वो जो है इन्होंने एक तरह से लोन दिया है इन सारे देशों को। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये लोन दिया है और इंटरेस्ट के साथ दिया है, जो उन्होंने वापस करना है चीन को। ऑलरेडी कई देश इसमें जो है इस डेट ट्रैप में फंस गए हैं, जिसको अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोला जा रहा है, कि उनके पास वापस करने के लिए पैसे नहीं है, बिहाइंड शेड्यूल चल गया है। शेड्यूल से पीछे होने का मतलब सबसे बड़ा ये है, सबका नुकसान है। चीन को पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, जो एक उसके लिए प्रॉब्लम है, और ये जो देश हैं जिनको इससे फ़ायदा होना था उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये जो है इसकी सबसे बड़ी कमी है। और
बाकी देशों ने इसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोल दिया है, तो कि कर्ज में जो है बांध करके और इसका राजनीतिक फायदा उठा रहा है चीन। वो भी एक चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। आप अभी नज़दीक देख लीजिए इसके बारे में, जो CPC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक बड़ा हिस्सा है, $500 मिलियन तकरीबन चीन उसमें लगा रहा है, उसकी क्या हालत है, कितना पीछे है और कितना खिलाफत हो रहा है उसका वहाँ की जनता से। तो वो भी जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और कहा तो ये जा रहा है कि अब चूंकि थोड़े संबंध अमेरिका और पाकिस्तान के सुधरे हैं, अभी $500 मिलियन दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान को, और IMF से लोन भी दिलाने में मदद की है, तो उसको लेकर के प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान पर CPC कॉरिडोर को थोड़ा धीमा चलने के लिए। तो ये भी एक कारण है। तो इस वजह से जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। और चीन ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी है इस जो कॉरिडोर बनने वाला है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन। ग्लोबल टाइम्स, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है कि अमेरिका जो है ये दोबारा ज़बरदस्ती ये थोप रहा है दूसरे देशों पर, और ये अमेरिका पूरा कर नहीं पाएगा और ये आगे चल के मुसीबत बनेगा जो ये देश हैं इस कॉरिडोर में। लेकिन जो देश इसमें हैं वो इतने गरीब देश या इतने ऐसे देश नहीं हैं, सारे सक्षम देश हैं और ये ज़रूर इसको आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बोला था कि इसमें जो भी काम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और इकोनॉमिकली सबके लिए वायबल होना चाहिए। तो अगर ये सब लेके चलेंगे तो, और समय से चलेंगे, तो ज़रूर ये आगे बढ़ेगा और काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, मैं कहूँगा 2 उपलब्धि, जो एक तो जितने आप देखिए डिक्लेरेशंस हुए हैं मैं उन पे नहीं जाऊँगा, बट अफ्रीकन यूनियन को लाना और यहाँ पर अभी जो ये IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन जो कॉरिडोर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि आगे चल करके सबका साथ, सबके विकास में फ़ायदा करेगी और भारत को तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने जो हमारा जम्मू में और ख़ासतौर पे जो कश्मीर में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ख़ासतौर पे चीन और पाकिस्तान से जो लगती सीमाएं हैं, वहाँ पर जो बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, साथ ही किस तरीके से हम वहाँ पर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे हैं, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। और कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, आपने उसका एक निष्कर्ष जो निकाला है, मुझे लगता है कि हमारे पाठकों दर्शकों के लिए वो काफ़ी ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने विस्तार से जानकारी दी, हमेशा की तरह। अफ्रीकन यूनियन का क्या महत्व है भारत के लिए और ख़ास तौर पर दुनिया के अन्य देशों के लिए, और भारत ने अफ्रीकन यूनियन का दिल कैसे जीता, ये भी आपने विस्तार से बताया। और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बनने वाला आर्थिक गलियारा हमारे लिए कैसे बेहतर है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके लिए कैसे बेहतर है, और चीन के लिए क्यों ये खतरे की घंटी है, इस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। आप इस चर्चा से जुड़े इस कार्यक्रम को सर आपने ज्ञानवर्धक बनाया और हमारे पाठकों दर्शकों की हमेशा से एक प्रतीक्षा रहती है कि शौर्य पथ हमको देखने को मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने समझने को मिलेंगी। आपने विस्तार से सर प्रश्नों के उत्तर दिए। आप इस चर्चा से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।